आजादी के बाद सोचिए लगभग 2 दशकों तक भारत में बस एक ही पार्टी का राज था, कांग्रेस पार्टी। लेकिन फिर आया 1960s का दशक, एक ऐसा दशक जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इस बेहद दिलचस्प दौर को समझते हैं। मई 1964 एक खबर ने जैसे पूरे देश को रोक दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे और अचानक देश एक अनिश्चितता के समंदर में खड़ा हो गया। उस समय के अखबारों की सुर्खियां वो उस खालीपन को बयां कर रही थी जो पूरा देश महसूस कर रहा था। और सवाल सिर्फ ये नहीं था कि भाई नेहरू के बाद कौन। सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। असली सवाल था नेहरू के बाद क्या। पूरी दुनिया की नजरें हम पर थीं। बाहर के कई एक्सपर्ट्स को तो पक्का यकीन था कि भारत का ये लोकतंत्र का प्रयोग अपने संस्थापक के बिना टिक ही नहीं पाएगा। डर था कि कहीं सेना सत्ता पर कब्जा न कर ले। तो नेहरू के जाने के बाद भारत ने राजनीतिक उत्तराधिकार की इस बड़ी चुनौती का सामना आखिर किया कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, जहां दुनिया को लग रहा था कि अब भारत में उथल-पुथल मच जाएगी, हुआ कुछ और ही। सत्ता का हस्तांतरण इतने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज। उन्होंने पार्टी के सभी बड़े नेताओं से बात की और लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सबकी सहमति बन गई। बस इसी एक कदम ने भारत के लोकतंत्र पर शक करने वालों को गलत साबित कर दिया। लेकिन ये जो स्थिरता आई थी ना, वो बहुत थोड़े समय के लिए थी। इस टाइमलाइन को देखिए, 2 साल से भी कम समय में देश ने एक नहीं बल्कि 2 प्रधानमंत्रियों को खो दिया। और इसके साथ ही देश एक बार फिर नेतृत्व के संकट में घिर गया। शास्त्री जी का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल आप समझिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके नेतृत्व की तुरंत ही बड़ी बड़ी चुनौतियों से परीक्षा हुई। एक तरफ तो देश चीन युद्ध के आर्थिक असर से उभरने की कोशिश कर रहा था और ठीक उसी समय सूखे और भोजन की कमी ने एक और बड़ा संकट खड़ा कर दिया। और इन्हीं दोहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए शास्त्री जी ने एक नारा दिया जो जल्द ही पूरे देश की भावना बन गया, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये सेना और खेत दोनों मोर्चों पर भारत के मजबूत इरादे का प्रतीक बन गया। शास्त्री जी के अचानक निधन के बाद संकट फिर से दरवाजे पर था, 2 साल में दूसरी बार। लेकिन इस बार मुकाबला कांग्रेस पार्टी के अंदर ही था। एक तरफ थी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थे कद्दावर नेता मोरारजी देसाई। और यहीं पर पार्टी के अंदरूनी राजनीति बहुत दिलचस्प हो जाती है। कांग्रेस के कुछ बहुत ताकतवर और सीनियर नेताओं का एक गुट था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इंदिरा अनुभवहीन है और वो सलाह और समर्थन के लिए उन्हीं पर निर्भर रहेंगी। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें लगा कि इंदिरा को कंट्रोल करना आसान होगा। तो एक गुप्त मतदान हुआ और उन्होंने इंदिरा को मोरारजी देसाई के खिलाफ जिता दिया। ठीक है, तो अब 1967 के चुनावों की पृष्ठभूमि को समझते हैं। ये वो दौर था जो संकटों से इतना भरा हुआ था कि इसे अक्सर खतरनाक दशक भी कहा जाता है। देश सचमुच एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रहा था। सोचिए, एक के बाद एक मॉनसून फेल हो गए, सूखा पड़ गया, खाने की भारी कमी हो गई, विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा था। और इन सब के ऊपर आसमान छूती कीमतें और बेरोजगारी ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया था। जाहिर है इसका नतीजा क्या हुआ? देश भर में विरोध प्रदर्शन, बंद और हड़तालें होने लगी। और हाँ, सेना पर खर्च भी बढ़ रहा था। मतलब हर तरफ से मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। और फिर एक बड़ा आर्थिक झटका लगा। अमेरिका के दबाव में आकर भारत सरकार ने रुपए का अवमूल्यन कर दिया, मतलब उसकी कीमत घटा दी। रातों रात एक अमेरिकी डॉलर जो पहले 5 रुपए से कम का था, अब 7 रुपए से ज्यादा का हो गया। इस एक फैसले ने हालात को और भी बिगाड़ दिया। कीमतें और ज्यादा तेजी से बढ़ीं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं और सरकार के खिलाफ गुस्सा और भी भड़क गया। अब देखिए, इस सारी उथल-पुथल में विपक्ष को एक मौका नजर आया। उन्होंने देखा कि सत्ताधारी पार्टी कमजोर पड़ रही है और फैसला किया कि अब अपनी रणनीति बदलने का सही वक्त है। चलिए समझते हैं कि उन्होंने क्या किया। विपक्षी पार्टियों को एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात समझ में आई। बात ये थी कि कांग्रेस इसलिए नहीं जीत रही थी कि उसे कोई हरा नहीं सकता, वो इसलिए जीत रही थी क्योंकि विपक्ष बंटा हुआ था। सोचिए, कांग्रेस को अक्सर 50% से भी कम वोट मिलते थे, लेकिन बाकी सारे वोट अलग अलग पार्टियों में बंट जाते थे और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता था और वो सीटें जीत जाती थी।
इस नई रणनीति के पीछे जो मुख्य विचारक थे वो थे समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया। उन्होंने इसे एक सैद्धांतिक आधार दिया। उनका तर्क था कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक हो गया है और इसलिए सभी गैर कांग्रेसी दलों को, चाहे उनके बीच कितने भी मतभेद क्यों ना हो, लोगों के लिए लोकतंत्र को वापस पाने के लिए एक साथ आना ही होगा। और इसी रणनीति को नाम मिला गैर कांग्रेसवाद। ये एक, आप कह सकते हैं, एक अनोखा गठबंधन था। इसमें ऐसी पार्टियां थीं जिनकी विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। कोई वामपंथी तो कोई दक्षिणपंथी। वो किसी और बात पर सहमत नहीं थे सिवाय एक लक्ष्य के, कांग्रेस पार्टी को हराना। तो इस पूरी पृष्ठभूमि के साथ जब 1967 में देश के चौथे आम चुनाव हुए तो जो नतीजे आए वो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थे। और ये सच में एक भूकंप ही था। राष्ट्रीय स्तर पर यानी लोकसभा में कांग्रेस जैसे तैसे बहुमत तो ले आई, लेकिन ये 1952 के बाद से उसकी सीटों और वोट शेयर का सबसे निचला स्तर था। और तो और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री अपना चुनाव हार गए। केंद्र में तो झटका लगा ही, लेकिन असली भूकंप तो राज्यों में आया। कांग्रेस 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 9 राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई। पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल और केरल तक भारत का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था और विपक्ष ने वहां सरकारें बना ली थी। उस समय की एक मशहूर कहावत इस राजनीतिक बदलाव को बहुत अच्छे से बताती है। कहा जाता था कि कोई दिल्ली से हावड़ा तक ट्रेन से जा सकता है और रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य नहीं पड़ेगा। सोचिए, मतलब रातों रात देश का नक्शा किस कदर बदल गया था। तो इस चुनाव ने एक बिल्कुल नई और काफी अस्थिर राजनीतिक हकीकत को जन्म दिया। चलिए देखते हैं कि इसके फौरन बाद क्या-क्या हुआ। क्योंकि कई राज्यों में किसी एक पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला था, यहीं से शुरुआत हुई गठबंधन की राजनीति की। अलग अलग विचारधारा वाली गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर सरकारें बनाई। इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल यानी एसवीडी सरकारें कहा गया। लेकिन ये जो गठबंधन थे ना, ये ज्यादातर स्थिर नहीं होते थे। यहीं से दल बदल का खेल शुरू हुआ, जब नेता अपने फायदे के लिए पार्टियां बदलने लगे, जिससे बहुत राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। और इसी खरीद फरोख्त के दौर को अमर कर दिया एक मुहावरे ने, आया राम गया राम। ये तब बना जब हरियाणा के एक विधायक ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी। तो ये साफ है कि 1967 ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। कांग्रेस का वो जो एक दलीय प्रभुत्व था वो अब खत्म हो चुका था। ये एक युग का अंत तो था, लेकिन साथ ही ये राजनीति के एक नए और बहुत ही अप्रत्याशित दौर की शुरुआत भी थी। सवाल बस यही था कि इस उथल-पुथल और अराजकता से आखिर क्या उभरेगा।